एग्ज़ाम प्रेप के इस हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं श्रीहर्ष आज आप सभी के साथ एक न्यू अकाउंटिंग चैप्टर के साथ जुड़ रहा हूँ। उस टॉपिक का नेम है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जो लोग भी कॉमर्स स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं उनको इसका इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 12th में पूरा एक बुक ही पढ़ के आए होंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक अपना इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है आपके सीयूईटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आज हम लोग इसका बेसिक इंट्रो लेने वाले हैं कि क्या है फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे थे 11th में, तो हमारे सर ने या मैम ने बताया था कि देयर आर सम स्टेजेस इन अकाउंटिंग विच वी फॉलो द प्रोसेस। पहला स्टेज होता था जर्नल का। ठीक है, जर्नल हम बनाते थे। जर्नल का मतलब होता था रिकॉर्डिंग ऑफ द एंट्री इन डेफिनिट बुक्स विथ सर्टेन सेट ऑफ सिस्टम फॉलोइंग रूल्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस। ओके, तो रिकॉर्डिंग होती थी, डे टू डे रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आता था वो होता था लेजर का। लेजर, तो लेजर में हम लोग क्या करते थे? क्लासिफिकेशन करते थे। क्लासिफिकेशन का यहाँ पे सिंपल मीनिंग ये लिया जाएगा कि जो आपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है, ठीक है, उसमें क्रोनोलॉजिकल मैनर में आपने रिकॉर्ड किया, लेकिन फाइनली अगर आपको ये पता लगाना हो कि आपने टोटल सैलरी के रूप में पूरे ईयर में कितना एक्सपेंड किया है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपने कितना सैलरी पे ओवरऑल पेमेंट किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? क्लासिफाई करना होगा। तो हम लोग लेजर में क्या करते हैं? डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर अकाउंट्स क्या है? पहला बेसिक इंट्रो अगर आप जाके देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको मैंने बताया है अकाउंट्स, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। लेकिन फिर भी मैं आपको वहां पे जाना ना पड़े बार बार, मैं अकाउंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अकाउंट्स का मतलब है जब हम सर्टेन सेट ऑफ आइटम्स, सिमिलर नेचर्स के आइटम्स को एक जगह पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट में रखते हैं और उसका बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। जैसे सैलरी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे रख के फाइनली हमने ये पता लगाया, बैलेंस पता लगाया कि हमने ओवरऑल साल भर में 3 करोड़ सैलरी के रूप में पेमेंट किया है सपोज। तो अब ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन में आ गया। हम लोग अलग अलग अकाउंट्स बना के, अलग अलग नेचर के अकाउंट्स बना के और सिमिलर नेचर के जो ट्रांजेक्शन है उनको एक अकाउंट में रख करके, जैसे परचेज से सारा ट्रांजेक्शन परचेज में रख दिया, सेल्स अकाउंट में सारा ट्रांजेक्शन सेल्स से रिलेटेड रख दिया, तो ओवरऑल कितना सेल्स हुआ, उसका क्या बैलेंस है, हमने पता लगा लिया। तो ये क्या होता है? ये होता है क्लासीफाई करना उसको। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन के बाद, लेजर के बाद हम लोग बनाते हैं, थर्ड स्टेज आता था हमारा ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस को हम लोग बोलते थे समराइजेशन। ये थर्ड स्टेज है। समराइजेशन का मतलब सिंपली है कि जो भी आपने फाइनल बैलेंस लेकर के आया है उसको, उसकी एक स्टेटमेंट तैयार कर दी जाए, उसकी एक शीट तैयार कर दी जाए, जिससे हम डायरेक्टली अगर हम ये पता लगाना चाहें कि ओवरऑल हमारे पास कैपिटल कितना है या ओवरऑल हमारे पास सेलिंग कितनी हुई है, टोटल हमारे पास सैलरी पे कितना अमाउंट हमने पे किया, तो हम उस शीट को फाइनली हमको ढूंढना ना पड़े बार बार लेजर में जाके या जर्नल में जा करके देख एक एक पेज टर्न ऑन करके। जब हमको माइक्रो डिटेलिंग में जानी होगी कि किस डेट को कितनी सैलरी गई है, कब कब पेमेंट हुआ है सैलरी का, ठीक है, किस किस पर्सन को पेमेंट हुआ, तब तो हम माइक्रो डिटेलिंग के लिए क्लासिफिकेशन में जा सकते हैं, जर्नल में जा सकते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस में हम ओवरऑल अगर हमको समराइज वे में एक समरी चाहिए कि कितना पेमेंट हुआ है, तो हम लोग सीधे सीधे ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई एक चैप्टर पढ़ा के जाऊं, या आप लोगों के स्कूल्स में जब आपको सर चैप्टर पढ़ा रहे होते थे तो आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे कि आज मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को बताया गया है। ये क्या हो गया? ये समरी हो गया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिले होंगे, लेकिन आपने उसको एक लाइन में बता दिया। ठीक उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस में भी जो भी ट्रांजेक्शंस के बैलेंस हुए, जो भी अकाउंट्स के बैलेंस आए, उनको एक अमाउंट, डिफरेंट अमाउंट में हम शो कर देते हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं समराइजेशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो यहां से हमारा टॉपिक लिंक करना स्टार्ट हुआ। आप भी सोच रहे होगे कि सर ने अकाउंटिंग स्टेजेस पढ़ाना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को सीखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने
आना चाहिए। जनरली अगर हम बात करें 11th में हम लोग क्या सीखते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाना, ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और एक हम लोग सीट बनाते थे जिसको हम लोग बोलते थे बैलेंस सीट। तो ये बनता था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी में कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कंपनी में हम कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, वो हम सीखेंगे। क्योंकि जब तक हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने नहीं आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है वो होता है एनालिसिस का और फिर इंटरप्रिटेशन का। तो एनालिसिस का और फिर इंटरप्रिटेशन का आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर में है क्या ये इंटरप्रिटेशन, ये है क्या एनालिसिस, आखिर एनालिसिस किस चिड़िया का नाम है। तो आइए देखते हैं उस चिड़िया के नाम को। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात लिखी हुई, यानी जो हम एनालिसिस करेंगे वो किसका करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं फाइनेंशियल नेचर को, उसको उससे आपने फाइनली जो रिजल्ट डिराइव किया, रिजल्ट मतलब आपने जो टोटल ओवरऑल आपका प्रॉफिट क्या है, आपका लॉस क्या है, ठीक है, आपके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको कौन रिवील करता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ऐसे डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशंस इंक्लूड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को यानी स्टेटस ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। भाई आपको प्रॉफिट पता करना है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। आपको अगर ये पता करना है कि आपके पास एसेट और लायबिलिटी की क्या पोजीशन है तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। लेकिन अब बात करते हैं एनालिसिस क्यों किया जाता है या एनालिसिस क्या है। एनालिसिस का मतलब होता है इवेल्युएट करना। एक मैं कॉमन एग्जांपल लूं, फिर हम लोग उसको अकाउंटिंग के पैरेलल्स में जोड़ेंगे। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, आप जो अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका जनरल ये सारे स्टेप हो गए, ठीक है, प्रिपरेशन। लेकिन जब मैंने आपका टेस्ट लिया और टेस्ट में जो नंबर आया, आप मान लीजिए 20 में से 20 नंबर लेकर के आए, बहुत अच्छा नंबर मार्क्स आपने स्कोर किया, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका रिजल्ट हो गया, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद मैं एनालिसिस करना शुरू करूंगा कि जिस बच्चे का नंबर पूरा आया है, जिस बच्चे का नंबर जो टारगेट सेट किया था उतना नहीं आ पाया, वो अचीव नहीं कर पाया है, तो उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं, वो क्यों टारगेट अचीव नहीं कर पाया। ठीक उसी तरीके से कंपनी भी अगर मान लीजिए उसने एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया था और वो अचीव नहीं कर पा रही है, तो आखिर क्या रीजन है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आ गई है, क्या रीजन है, कहां पे उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, उसकी ऑपरेशंस में कहां पे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इवन वो ये पता लगा सकता है कि जो उसका बैलेंस होना चाहिए, डिफरेंट जो रेशियोज स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए, जैसे करंट असेट एंड करंट एंड लिक्विड रेशियो, जो लिक्विडिटी रेशियो है डिसाइड किए गए हैं, उसका जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात को हम लोग कहां पे एनालिसिस करते हैं, इसमें। सपोज आपके एग्जाम में कम नंबर आए तो क्यों कम नंबर आए, ये होता है एनालिसिस। और फिर उसके बाद कंक्लूजन को ड्रॉ करना, रिजल्ट निकालना, वो हमारा होता है इंटरप्रिटेशन। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस लिख रहा हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूड करता है एनालिसिस को भी, इंटरप्रिटेशन को भी। तो एनालिसिस के बारे में अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो इवैल्यूएशन है। ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है और हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। लेकिन ये क्या इवैल्यूएशन हर कोई जनरल पर्सन कर सकता है? जनरली आप देखेंगे बुक कीपिंग का काम है, नॉर्मल अकाउंटेंट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा एक्सपर्टाइज पर्सन रहेगा वो अकाउंटेंट का, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, तो ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहां तक बन जाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद एनालिसिस का काम मैकेनिकल नहीं हो सकता है, इंटरप्रिटेशन का काम मैकेनिकल नहीं हो सकता, उसके लिए रियली एक्सपर्टाइज पर्सन ऑफ दिस फील्ड चाहिए, रिसर्चर, इकोनॉमिस्ट, सीए, the expertise people of this field. Even if you have the good understanding, आप भी एनालिसिस, बेसिक एनालिसिस आप भी कर सकते हैं, और यही इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, ठीक है।
तो हम लोग भी एज ए इन्वेस्टर हम भी किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को देख करके, किसी भी कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके नॉर्मल एनालिसिस तो सीख ही सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एनालिसिस के क्या फायदे हैं, आखिर एनालिसिस करना क्यों जरूरी होता है। एनालिसिस लेकिन है क्या, मैंने बताया क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। किस चीज का? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और उसके साथ साथ हम इसमें स्टडी करते हैं जो हमने डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स बैलेंस शीट बनाते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय शो किया है, उनके बीच में आपस में जो रिलेशनशिप है उनको हम स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर किसी फर्म की, किसी कंपनी की करंट असेट बहुत ही कम है, कंपेरेबल उसकी फिक्स्ड एसेट ज्यादा है, करंट एसेट बहुत कम है, तो आप इससे एक नॉर्मल आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पास लिक्विडिटी क्या है, बहुत ही कम है। अगर अचानक उसके पास कैश की जरूरत पड़ जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो उसको फंड जुटाने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी जो मेंटेन होनी चाहिए उतनी लिक्विडिटी उसके पास मेंटेन नहीं है। इतना आपको समझ में आ रहा है? तो ये हम डिफरेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं उनके बीच में आपस में जो रिलेशनशिप होना चाहिए उसको भी हम स्टडी करते हैं, और तब जाके हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं और उसके बेसिस पे कोई हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं या रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से हमको प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाती है कि कंपनी प्रॉफिट में है उसकी, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी चेक करनी हो, रियल में फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगाना हो कि कितनी साउंड है कंपनी, जो दिख रहा है फैक्ट्स वो कितने वो कंपनी में जो भी बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट में जो भी शो हो रहा है वो कितने ट्रू हैं, ठीक है, वो कितने सही हैं। ये आप कहां से पता लगा सकते हैं? फाइनेंशियल हेल्थ से। क्योंकि ओवरऑल आप प्रॉफिट देख करके सीधे सीधे डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया है। ठीक है, आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टस का वहां से पता लगा, आपको ये इंसाइट मिल जाती है कि इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखा जाए तो ये कंपनी हमारे लिए हमको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। तो इसको हमको लोन लेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सेम मैनेजमेंट को भी इससे फायदा होता है। तो डिफरेंट यूजर्स हैं, लाइक मैनेजमेंट को इससे इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि उसकी कहां पे कमियां हैं, कहां पे उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं, कहां पे वो मैनेज कर सकता है, और वहां से वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर करने का, ठीक है, पूरा प्रयास करता है। इन्वेस्टर्स डिसीजंस ले सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया इन्वेस्टर्स कैसे डिसीजन लेंगे एनालिसिस के बाद। लेंडर्स भी डिसीजन लेते हैं, जैसे बैंक है, बैंक अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के बाद उसे लगता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो सही नहीं है, तो वो आपको एक डेफिनेट अमाउंट से ज्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि आप शायद बाद में फ्यूचर में रिटर्न ना कर पाओ या आपकी कंपनी डूब जाए, तो क्या वो लोन देना चाहेगी? तो लेंडर्स को भी यहाँ पे क्या होता है? बेनिफिट होता है। ट्रेड पेबल्स, लेबर यूनियंस, लाइक अब जैसे लेबर यूनियंस है, उसको क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से फायदा होगा? देखिए, अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ करने के चांसेस हैं, तो लेबर और जिस तरीके का इन्फ्लेशन आप आज के टाइम में एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे लेबर यूनियन क्या करेगा? लेबर यूनियन ऐसे समय में डिमांड रख सकता है कि हमारे वेजेस को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि कंपनी अफोर्ड कर सकती है। तो डेफिनेटली आप लेबर यूनियंस, इवन अदर्स पीपल लाइक वी हैव द स्टूडेंट्स, देयर आर रिसर्चर्स, देयर आर इकोनॉमिस्ट, वो एनालिसिस करके ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमी के बारे में, कॉमर्स एंड ट्रेड के ट्रेंड के बारे में, इंडस्ट्री के ट्रेंड के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो ग्रोथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इंडिया के जीडीपी को हम लोग यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम लोग नॉर्मली क्या ग्रोथ रेट अचीव करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ये सब डिपेंड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, कंपनी के एनालिसिस पे नहीं होगा। ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव जो ट्रेंड हमको दिखेगा ओवरऑल कंट्री में कि बूम की स्टेटस है या रिसेशन चल रहा है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, उसके रीजंस को एनालिसिस करने पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हेल्प करता है वेरियस ग्रुप को। इकोनॉमिस्ट भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, रिसर्चर्स जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, हम और आप इंटरेस्टेड तो ही हैं। तो इसी इंटरेस्ट को बरकरार रखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। कल हम सीखेंगे कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि एनालिसिस करने से पहले उसका प्रिपरेशन आपको पता होना चाहिए, देन हम लोग फिर एनालिसिस के पार्ट पे मूव करेंगे। थैंक यू।